जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत इस बार रिपब्लिक डे परेड में दुनिया को अपनी हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल दिखाने वाला है। ये वो मिसाइल है दोस्तों जो रडार पर नहीं दिखती है। माक 5 से ज्यादा की स्पीड है और 1500 किलोमीटर दूर समुद्र में तैनात दुश्मनों के वॉरशिप्स को खत्म कर देती है। इस बार दोस्तों दुश्मनों को ये मिसाइल देखकर बड़ा झटका लगने वाला है। आपको यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं कि ये ताकत हमारी नौसेना को मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों डीआरडीओ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ए प्रसाद गौड़ ने कहा कि दिस मिसाइल इज हाइपरसोनिक सो एनिमी रडार्स कांट डिटेक्ट इट। मतलब साफ है कि दुश्मन के रडार इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। रेंज मैंने कहा कि इसकी 1500 किलोमीटर है और इसमें मल्टीपल वॉरहेड ऑप्शन है पेलोड के लिए। एक्यूरेसी दोस्तों इसकी हाई एरोडायनेमिक एफिशिएंसी पेज, क्योंकि आज के मॉडर्न नेवल वॉरफेयर में दोस्तों सबसे बड़ा खतरा दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का होता है, लेकिन ये मिसाइल दोस्तों कैरियर किलर बन जाती है, सी डिनाइड कैपेबिलिटी देती है और हिंद महासागर में भारत का डोमिनेंस भी स्टैब्लिश करती है। तो बात साफ हो जाती है दोस्तों, भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है और डीआरडीओ क्वालिटी वर्ल्ड क्लास के वेपन्स तैयार कर रहा है और ये भारतीय नौसेना की ताकत को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। वहीं दोस्तों डीआरडीओ के अवाक्स मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों डीआरडीओ अब एस बैंड गैलियम आइसर रडार का प्रोटोटाइप फैब्रिकेट करने जा रहा है। ये काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि है दोस्तों, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी तक अमेरिका, चाइना और कुछ गिने चुने देशों के पास है। यहाँ पर दोस्तों अवाक्स यानी कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ये एयरक्राफ्ट दोस्तों आप ये समझिए कि हवा में उड़ता हुआ कमांड सेंटर है जो कि हमारे फाइटर जेट्स को गाइड करता है और इवन दोस्तों ये मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी कंट्रोल करता है। मतलब साफ है कि ये दुश्मन की हर मूवमेंट पर नजर रखता है। आपको मैं बता दूं कि अवाक्स मार्क 2 हमारा जो मौजूदा नेत्रा सिस्टम है उससे बहुत ज्यादा पावरफुल होगा और यहां पर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों स्पेशली अवाक्स मार्क 2 के एस बैंड गैलियम आइसर रडार की। एस बैंड रडार दोस्तों एक तो लॉन्ग रेंज डिटेक्शन हमें देता है और इवन दोस्तों वातावरण यानी कि वेदर और क्लटर में ये कम डिस्टर्ब होता है। लो ऑब्जर्वर और स्टेल्थ टारगेट्स को अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर सकता है। इसीलिए अवाक्स जैसे प्लेटफॉर्म के लिए एस बैंड सबसे आइडियल माना जाता है। दोस्तों इस नए अवाक्स मार्क 2 रडार की अगर क्षमताओं की मैं बात करूं तो इसकी डिटेक्शन रेंज खास करके फाइटर जेट डिटेक्शन रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा होगी। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर सकता है, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन तक को भी डिटेक्ट कर सकता है। इवन दोस्तों इसका इस्तेमाल मैरीटाइम सर्विलांस, वेदर मैपिंग और रियल टाइम बैटल मैनेजमेंट में किया जा सकता है। मतलब ये एक साथ हंड्रेड्स ऑफ टारगेट्स को ट्रैक करता है और उन्हें क्लासिफाई भी करता है कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट टारगेट है। इस पूरे सिस्टम में दोस्तों जो रडार है वो डीआरडीओ की एलआरडी बना रही है। गैलियम इकोसिस्टम जो है वो इंडियन इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप के द्वारा बनाया जा रहा है। मतलब दोस्तों एंड टू एंड स्वदेशी क्षमताएं इसमें जोड़ी जा रही है और अवाक्स मार्क 2 के ऑपरेशनल होने के बाद भारतीय वायुसेना की सिचुएशनल अवेयरनेस कई गुना बढ़ जाएगी और दुश्मनों को जो मिलने वाला स्टेल्थ एडवांटेज है वो न्यूट्रल भी हो जाएगा। इससे भारत की एयर डोमिनेंस भी मजबूत होगी। मतलब प्रोग्राम केवल अब कागजों पर नहीं है, उससे बाहर आ गया है और अवाक्स मार्क 2 भारत की दोस्तों एरियल आंख और दिमाग बनेगा। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों स्वीडिश एयरफोर्स ने नॉर्थ अटलांटिक और आर्टिक की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपने साप चेस 39 ग्रिपेन फाइटर जेट्स को आइसलैंड के किलफ्लेविक एयरबेस पर डिप्लॉय कर दिया है और ये डिप्लॉयमेंट दोस्तों नाटो के आइसलैंडिक एयर पुलिसिंग मिशन का हिस्सा है, जिसका मकसद पूरे क्षेत्र के स्ट्रैटेजिक एयर स्पेस की निगरानी और सुरक्षा करना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आइसलैंड के पास अपनी कोई एयरफोर्स नहीं है, इसीलिए नाटो देशों के फाइटर जेट्स रोटेशनल बेस पर यहाँ पर डिप्लॉय होते हैं और यहाँ पर दोस्तों फाइटर जेट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ग्रिपेन, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अंटार्कटिक जैसे हार्श कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए ये फाइटर जेट काफी सूटेबल माना जाता है और इवन एयर स्पेस सर्विलांस और इंटरसेप्शन में ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये डिप्लॉयमेंट इस बात को एश्योर करती है कि स्वीडन अब नाटो में एक एक्टिव सिक्योरिटी रोल निभा रहा है, खासकर कि नॉर्थ अटलांटिक और अंटार्कटिक रीजन में। वहीं दोस्तों एचएएल ने कानपुर में 2 एडवांस डोनियर 228 एयरक्राफ्ट डिलीवर किए हैं और ये ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट है जो कि मैरीटाइम पेट्रोल, सर्विलांस, सर्च एंड रेस्क्यू और पॉल्यूशन रिस्पांस के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए हैं। इसमें ग्लास कॉकपिट लगाया गया है, मिशन मैनेजमेंट सिस्टम है, एडवांस सेंसर्स और स्पेशलाइज्ड रोल इक्विपमेंट लगाए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन एयरक्राफ्ट्स में 75% से ज्यादा स्वदेशी कंटेंट है और कई क्रिटिकल मिशन सिस्टम भारत ने खुद डेवलप किए हैं और ये डिलीवरी आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को मजबूत करती है और इवन दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑपरेशनल रीच और मैरीटाइम सर्विलांस कैपेबिलिटी को भी ये काफी बढ़ाएगा। इसके अलावा दोस्तों यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और ये एक शॉर्ट विजिट माना गया। इस दौरान दोस्तों यूएई और भारत ने डिफेंस कॉपरेशन और स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ाने पर सहमति बताई है। भारत और यूएई के बीच स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया
और इस बात को कंफर्म किया है हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने। दोस्तों यहाँ पर स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का मतलब साफ है कि मिलिट्री कोऑपरेशन, जिसमें कि जॉइंट एक्सरसाइजेस और इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाएगी। साथ ही साथ डिफेंस को प्रोडक्शन किया जाएगा, मतलब भारत में हथियार और सिस्टम्स दोनों देश बनाएंगे। और इवन एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम होगा, यानी कि AI, स्पेस कोऑपरेशन और फ्यूचर में न्यूक्लियर टेक जैसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर काम होगा। और काउंटर टेरर ऑपरेशन में भी दोनों देश एक दूसरे का साथ देंगे। हालांकि दोस्तों सिर्फ ये कोई डिफेंस डील नहीं है, बल्कि गल्फ रीजन में भारत की स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग भी है। यूएई अपनी सिक्योरिटी को अब डाइवर्सिफाई करना चाहता है। भारत यूएई के लिए रिलायबल नॉन वेस्टर्न स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनकर उभर रहा है और इससे इंडिया, यूएई, इजराइल, यूएस यानी कि I2U2 ग्रुपिंग और मजबूत होगा। भारत को दोस्तों एनर्जी सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस एक्सेस और डिफेंस एक्सपोर्ट का यहां से रास्ता मिलेगा। और इवन दोस्तों भारत और यूएई का जो ट्रेड टारगेट है 2032 तक, वो है $200 बिलियन का। इवन LNG सप्लाई, डेटा सेंटर्स, इंफ्रा इन्वेस्टमेंट जैसे बड़े इकोनॉमिक्स डील्स भी किए जाएंगे। इसके जरिए दोस्तों गल्फ रीजन में भारत की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक फुटप्रिंट मजबूत हो रहा है और ये स्टेप दिखाता है कि भारत अब सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल स्ट्रैटेजिक प्लेयर बन रहा है, यानी कि डिफेंस, इकोनॉमी प्लस टेक्नोलॉजी। मतलब भारत की अब इंटीग्रेटेड फॉरेन पॉलिसी यहां पर सामने आ रही है, वो भी बिना शोर के। और ये दौरा इस समय हुआ है जब वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, ईरान यूएस की टेंशन बढ़ रही है, गाजा और यमन के हालात खराब हैं, सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच मतभेद है। इवन दोस्तों सऊदी अरेबिया का पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट जो साइन किया है वो भी एक टेंशन वाली बात है। ऐसे में यूएई के लिए ये एक स्ट्रैटेजिक कंसर्न बनकर उभरा है। वहीं दोस्तों अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी मिलिट्री मौजूदगी बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि लगभग 10,000 अमेरिकी सैनिकों को मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय किया गया और इस स्टेप का मकसद है अपनी प्रिपेयरनेस को बढ़ाना और क्षेत्र में अमेरिका की स्ट्रैटेजिक पोजीशन को मजबूत करना, क्योंकि मिडिल ईस्ट में लगातार स्थिति बदल रही है। और ये डिप्लॉयमेंट दोस्तों आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि रीजनल टेंशन और सिक्योरिटी डायनेमिक्स को ज्यादा प्रभावित कर सकता है। इवन दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में इजराइल और ईरान के बीच टकराव की खबरें भी आ रही है और ऐसे में अमेरिका की यहाँ पर सैन्य तैनात की आप इशारा समझ सकते हैं। अमेरिकी सेना ने मिडिल ईस्ट में अपने युद्धक विमान और विमान वाहक पोत भी डिप्लॉय कर दिए हैं। इसीलिए दोस्तों इस तरीके का जो कदम अमेरिका ने उठाया है उसे देखते हुए इसे एक चेतावनी और तैयारियों का संकेत माना जा रहा है। इवन यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं कि इजराइल के फाइटर जेट्स अब आसमान में उड़ान भी भर रहे हैं, जो कि इजराइल की एयरफोर्स की हाई रेडीनेस और डिफेंस पोस्चर को दिखाती है। हालांकि अभी ज्यादातर रिपोर्टें जो हैं वो सामने नहीं आई हैं। कुछ मीडिया और जो सोशल रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि रीजन में टेंशन के बीच यहाँ पर जंग की तैयारी चल रही है, लेकिन किसी देश ने अभी तक ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक या फिर युद्ध की ऑफिशियली घोषणा नहीं की है। वहीं दोस्तों यूक्रेन बार बार रशिया को परेशान कर रहा था, लेकिन अब खुद यूक्रेन की एयरफोर्स ने एक बड़ी समस्या को दुनिया के सामने रखा है। यूक्रेन की एयरफोर्स इस वक्त एक बड़े संकट से गुजर रही है। रिपोर्ट्स बताती है कि उनके पास ना तो पायलट्स हैं और ना ही फाइटर जेट्स हैं, यानी कि दोनों की शॉर्टेज हो गई है, जिसकी वजह से यूक्रेन का एरियल ऑपरेशन प्रभावित हो गया है। साल 2025 में दोस्तों यूक्रेन ने लगभग 20 फाइटर जेट खो दिए, जिसमें कि Su-27, MiG-29 और कुछ F-16 फाइटर जेट्स थे। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन लोगों को ये आ रही है कि इनके पास कोई एक्सपीरियंस्ड पायलट नहीं है, क्योंकि फाइटर पायलट तैयार करने में दोस्तों कई साल लगते हैं और इसका कोई इमीडिएट सॉल्यूशन भी नहीं होता है। और यूक्रेन के पास जो सोवियत एरा के फाइटर जेट्स हैं वो अब सस्टेनेबल नहीं है और नए F-16 भी रशियन एयर डिफेंस के सामने कमजोर नजर आ रहे हैं। इवन दोस्तों अमेरिका का जो वहां पर पैट्रियट है, जो एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है अमेरिका का सबसे ताकतवर, वो भी रशियन इस्कंदर मिसाइल के आगे पूरी तरह नतमस्तक हो गया। यानी कि दोस्तों जब तक पायलट्स की संख्या यूक्रेन के पास दोगुनी नहीं हो जाती और उसके पास और फाइटर जेट्स या टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती, तब तक यूक्रेन का एयर स्पेस कंटेस्टेड रहेगा और एयरफोर्स की स्थिति उसकी लगातार कमजोर होती जाएगी। इसके अलावा दोस्तों MQ-28 घोस्ट बैट को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आई है और ये एक एडवांस अनक्रूड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसे बोइंग ऑस्ट्रेलिया ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ मिलकर डेवलप किया। ये एयरक्राफ्ट दोस्तों कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी कि CC है, जिसका मतलब है कि ये मैन फाइटर जेट्स जैसे कि F-35 और E-7 के साथ मिलकर मिशंस में फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर सकता है। बता दें कि MQ-28 घोस्ट बैट इसकी पहली उड़ान 2021 में हुई। मार्च 2025 तक इसकी 100 से ज़्यादा टेस्ट फ्लाइट्स हो चुकी हैं, 20,000 घंटे से ज़्यादा डिजिटल टेस्टिंग हो चुकी है। 2025 में ये ड्रोन मैन एयरक्राफ्ट के साथ रियल कॉम्बैट लाइक मिशंस में डेमोस्ट्रेट भी कर चुका है। ये दोस्तों 50 साल में पहला ऐसा मिलिट्री एयरक्राफ्ट है जो पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया में डिजाइन, मैन्युफैक्चर और उड़ाया गया है। इसमें दोस्तों एडवांस रोबोटिक्स, कंपोजिट मटेरियल्स, डिजिटल इंजीनियरिंग, इन टेक्नोलॉजी से कॉस्ट इसकी कम हुई है और प्रोडक्शन तेज हुआ है। बताया जा रहा है कि MQ-28 भविष्य के वॉरफेयर का हिस्सा बन सकता है। पायलट्स का रिस्क कम होगा,
और इसे बड़ी संख्या में बनाया भी जा सकता है और ये ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। इवन जो एलाइड एयर फोर्सेस हैं उनकी कॉम्बैट क्षमता को भी ये बढ़ाएगा। बात साफ हो जाती है कि MQ-28 घोस्ट बैट भविष्य की एयर वॉर स्ट्रैटेजी में मैन अनमैन टीमिंग का बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। हालांकि भारत भी दोस्तों इस तरीके के काम कर रहा है। भारत की जो न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी है वो भी CCA प्रोग्राम पर काम कर रही है, जो कि जल्द ही आपको दिखेगा। तो चीज़ें दोस्तों ऐसी होती हैं कि भारत भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। तो फिलहाल इतने अभी तक टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।